हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश। लास्ट टाइम आरएमसी के क्वेश्चंस 10 तक ही डिस्कस हो पाए थे मैथ्स के, टाइम शॉर्टेज की वजह से स्टूडेंट्स। सो अभी हम 11 to 20 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स पहले वीडियो देख चुके हैं 1 से 10 तक सॉल्यूशंस, आप सभी इस वीडियो कंप्लीट देखना, और जो भी क्वेश्चन 11 से 20 तक करा रहा हूँ उसको डिटेल देखना, बिकॉज बहुत से आंसर्स बहुत सी जगह से गलत आ रहे हैं, तो आप लोगों को गलत आंसर्स नहीं नोट करने हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा आपको 100% राइट आंसर्स ही प्रोवाइड करूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टिक टू द बोर्ड। जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy and Pluto were sitting on a bench. If Goofy, who is sitting in the rightmost spot, gets up and then sits down between Mickey Mouse and Minnie Mouse, then Minnie Mouse will be in the leftmost one. In which order they are sitting? इसमें सिंपली कह रहा है बेटा जी कि मिकी माउस, मिनी माउस, गुफी एंड प्लूटो, ये चार हैं। अब ये चार जो भी हैं, एनिमल हैं, लोग हैं जो भी हैं, या कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो भी, ये बेंच पर बैठे हुए हैं। इफ गुफी हुई सिटिंग इन द राइट मोस्ट स्पॉट, अगर गुफी जो है, अगर ये चार लोग बैठे हुए हैं तो लेट्स, सॉरी पेन मार्क कर लो, या ये चार लोग जो बेंच पे बैठे हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब एक ऊपर वाले डायरेक्शन में देख रहे हैं। यस, मार्क कर देता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। तो राइट मोस्ट क्या हो गया? अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो राइट क्या होगा? राइट ये साइड होगा। सो राइट साइड इट मीन्स गुफी उस सीटिंग राइट मोस्ट, तो गुफी यहाँ राइट मोस्ट में है, जी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। और गेट्स अप एंड सिट डाउन बिटवीन मिकी एंड माउस एंड मिनी माउस, तो मिकी माउस और मिनी माउस के बीच में बैठ जाती है। तो मैं लेके चलता हूँ, मिकी यहाँ पे है, मिकी मिक के नाम से, और ये मिनी माउस है MIN से। बट कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर ये उठ करके गुफी इसके पास आ रही है, यानी बीच में आ रहा है जी, तो कंडीशन ये भी हो सकता है कि मिकी इस साइड हो और मिनी उस साइड हो। तो दो कंडीशन लेके चलते हैं। मिनी में लेके चलता हूँ यहाँ पे, एंड गुफी बीच में आके बैठ गया है, और ये मिकी कंडीशन है। ओके, और इसके बाद आप पढ़ोगे अगर, तो क्या लिखा हुआ है? राइट मोस्ट स्पॉट, गेट अप एंड देन सिट डाउन बिटवीन मिकी माउस एंड मिनी माउस, देन मिनी माउस विल बी लेफ्ट मोस्ट वन। तो मिनी माउस कहाँ है? लेफ्ट वन है। इट मीन्स सेकंड कंडीशन एग्री कर रहा है कि मिनी माउस यहाँ लेफ्ट में आ जा रहा है, और उसके बाद गुफी एंड देन मिकी, और एक बचा हमारा और प्लूटो। तो प्लूटो कहाँ जाएगा? तो प्लूटो आपका लास्ट में यहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ओके, क्योंकि प्लूटो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बट हमें तीन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मिनी, गुफी और मिकी तीनों साथ में हैं, क्योंकि गुफी के बीच में आके बैठ रहा है, और मिनी लेफ्ट मोस्ट पे है। इट मीन्स प्लूटो राइट मोस्ट पे आ जाएगा। तो ये ऑर्डर हमारा राइट है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट मूव क्वेश्चन नंबर 12। या द न्यू दिल्ली करेंसी एक्सचेंज हैज द फॉलोइंग करेंसी नोट्स रेट्स 11 टग्रिक्स। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसमें बहुत ही लंबा जाने वाला ये आंसर हमारा बेटा। करते हैं 11 टग्रिक्स इक्वल टू कॉस्ट 14 डिनार्स। कितना डिनार कॉस्ट करता है? 14 डिनार्स। चलिए ओके, नेक्स्ट 22 रुपीज़ कॉस्ट 21 dinar. Okay, and next 10 rupees, 10 rupees कितना? 3 thalers. एक्चुअली बच्चों मैं जीके का टीचर तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि ये जो रेट्स एंड थैलर्स कौन से कंट्री के हैं, बट स्टिल ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो हमें इसका मतलब भी नहीं होना चाहिए। 10 रुपीज़ को 3 थैलर्स एंड 5 क्रोना इक्वल टू 2 थैलर्स। ये कंडीशन दी हुई है बेटा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये पेन बहुत ही ज़्यादा शार्प जा रहा है, सो इसको तो पॉइंटर स्लो कर या। तो इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं बेटा जी? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मेनली क्या करेंगे? नीचे से लेंगे। यस, 2 थैलर्स इक्वल टू 5 क्रोना दिया हुआ है, तो हम जस्ट उल्टा कन्वर्ट करते चलेंगे। ओके, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। जस्ट वेट, थोड़ा साइड कर दूं मैं।
इसको साइड करने के साथ साथ मुझे छोटा कर देता हूँ, बहुत ही रफ दिख रहा है बट स्टिल मैनेज करते हैं। ब्लू पेन से या सो मैं लेके चलता हूँ 2 थैलर्स इक्वल टू 2 थैलर्स 5 क्रोना आ रहा है। सो अगर मैं कंसिडर करूँ 1 थैलर का रेट क्या होगा, तो 5/2 हो जाएगा, यस और नो, या 5/2 क्रोना। ओके, नेक्स्ट 3 थैलर कंसिडर करूँ तो, क्योंकि मैं 3 बाद में दिया हुआ, दैट्स वाई 5/2 इंटू 3 15/2 क्रोना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। 3 थैलर्स के बाद 3 थैलर्स कंसिडर कितना कर रहा है, 10 रुपीज़ कंसिडर कर रहा है, कितना 10 रुपीज़। सो आई कैन राइट 3 थैलर्स के बदले 10 रुपीज़ के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 रुपीज़ इक्वल टू 15/2 क्रोना। सेम इट इज़ 1 रुपी 15/2 इंटू 1/10 यानी 15/20 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट फिर 1 रुपी के बारे में बात कर लिया मैंने। अब बात कर रहा हूँ जो 22 रुपीज़ है और 21 डिनार के रेट के इक्वल है, तो मैं 22 रुपीज़ का निकाल लूँगा, 22 रुपीज़ का। सो क्या हो जाएगा बच्चों, 15/20 इंटू 22, क्योंकि 10 से अगर हम ज़्यादा से कम करते हैं डिवाइड करते हैं और कम से ज़्यादा करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 10 एंड 2 11 जा, दिस विल कम 11 5 55 एंड 11 1 11 प्लस 5 16, 165/10 दैट विल कम 16.5, व्हाट विल कम 16.5। सो 22 रुपीज़ इक्वल टू कितने हो गए हमारे क्रोना हो गए, 16.5। ओके, अब आगे कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है बच्चों। अब 22 रुपीज़ हो गए, इतने क्रोना हो गए। अब 22 रुपीज़ मीन्स 21 डिनार, कितना 21 डिनार। तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा साइड में इधर कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है हमें। या तो यहाँ पे 16.5 क्रोना है, तो 22 रुपीज़ किसको 21 डिनार, तो 21 डिनार इज इक्वल टू 16.5। सो 1 डिनार इज इक्वल टू 16.5/21। ओके, सो अब 14 डिनार किसके इक्वल है, 11 टगरीज के। सो 14 डिनार इज इक्वल टू, ज़्यादा नहीं सोचना हमें, नीचे से बस ऊपर सॉल्व करते जाना है। 16.5/21 इंटू 14, so that will be 7 2s are 7 3s are, okay, so 3 5s are 15, we'll write 3 5s are 15, 1.5 into 2, that will result into 11, what will come, 14 dinar is equal to 11 krona. How much krona, 11 krona. And further I can say, what was the question given, just see, $11 tagriks. ओके, सो 14 डिनार किसके इक्वल है, 11 टगरिक्स के इक्वल है। तो 14 डिनार इक्वल टू 11 टगरिक्स, देयरफॉर 11 टगरिक्स इक्वल टू, यहाँ पे नोट कर लेते हैं लास्ट में, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। या 11 टगरिक्स इक्वल टू 11 क्रोना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बस लेंदी है। इसमें कहना बस वही चाह रहा है ये
कि आपके जो कोरोना वगैरह हैं या फिर जो भी रेट्स दिए हुए हैं आपके, आप दे सकते हो 2 थैला इक्वल टू 5 कोरोना एंड 3 थैला इक्वल टू 10 रुपीज़। तो जैसे आप नीचे से ऊपर चले जाओ, आप एक कोरोना को रख लो बेस, उसी कोरोना में सारी चीज़ कन्वर्ट करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्या है, टाग्रिक्स और कोरोना का रिलेशन नहीं पूछा हुआ है। तो आपसे लास्ट में ये पूछ रहा है हाउ मेनी टग्रिक्स कैन यू गेट फ्रॉम 13 कोरोनाज। सिंपल सा आंसर है बेटा, 11 टग्रिक्स में 11 कोरोना आ रहे हैं, तो 13 कोरोना में कितने टग्रिक्स आएंगे, 13। दैट्स द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ मार्क कर दो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं हम। Valentine the cockroach said he could run with a speed of 50 meters per minute. No one believed and they were right. Valentine got confused and thought they were 60 centimeter in a meter and 100 seconds in a minute. इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो बच्चों। वैलेंटाइन द कॉकरोच है जो कि जिसने क्लेम किया कि मैं 50 मीटर पर मिनट चल सकता हूँ, बट एक्चुअली वो गलत था। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इसने बिलीव नहीं किया और वो सब सही भी थे। इट मीन्स कि वैलेंटाइन ही गलत था और उसने खुद एक्सेप्ट किया लास्ट में कि वो कंफ्यूज हो चुका था, और जो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मिनट में उसको कंसिडर कर लिया उसने 60 सेंटीमीटर, और 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में उसको कंसिडर कर लिया इसने 60 सेकंड्स। तो पहले से जो कंफ्यूजन था क्या था, 50 मीटर वाला, उसको कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। यस, तो उसने बोला 50 मीटर पर मिनट। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ उसके अकॉर्डिंग, जिसको कन्फ्यूज़न हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, 50 मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, जो उसने अज्यूम किया था 60 सेंटीमीटर इसको इन 1 मीटर, तो मैं 60 से किया। एक्चुअली यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आता, बट उसने 60 अज्यूम किया इसलिए। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे करते हैं, 60 सेकंड्स होंगे 1 मिनट में, बट उसने अज्यूम किया 100, तो यहाँ पे 100 करते हैं। ये तो एक्चुअली बेटा जी उसकी जो स्पीड थी सेंटीमीटर पर सेकंड में, वो क्या थी, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। ओके, बट उसने गलत अज्यूम कर लिया कन्वर्ट करने में। तो अब हम एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे जो उसकी स्पीड थी, तो 30 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 मीटर, 1 meter is equal to 100 centimeter. In that condition what we are going to do, 1/100 मीटर हो जाएगा, ये मीटर हो गया हमारा। और आपका इनटू डिवाइड में सेकंड दिया है बेटा, तो सेकंड जस्ट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड भी फ्रैक्शन में हमारा दिया हुआ है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 1/60 मिनट, यानी 1/60 मतलब 60 ऊपर आ जाएगा। ओके, सो 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, 6 3 18 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 18 मीटर पर मिनट। तो एक्चुअल आंसर क्या है, 18 मीटर पर मिनट, जो गलती से जूम कर लिया गया कितना, 50 मीटर पर मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट at the start of the year, screws, nuts and bolts were equally priced at $1 per kg। मतलब पर केजी जो इक्वली प्राइस थे ये जब ईयर स्टार्ट हुआ। ऑन Feb 27 द स्टोर ऑनर डिसाइड दैट द स्क्रू शुड इंक्रीज इन प्राइस बाई 50%। तो जब 27 को जो शॉपकीपर था उसने डिसाइड किया कि जो स्क्रूज है उसका प्राइस 50% बढ़ा दिया जाए, और बोल्ट की जो प्राइस है उसको 50% घटा दिया जाए। और February 28 द ओनर ने फिर से प्राइस चेंज कर दिया। दिस टाइम प्राइस ऑफ स्क्रू वेंट डाउन बाय 50%। स्क्रू को फिर 50% घटा और बोल्ट को प्राइस 50% बढ़ा दिया। इसमें जो आपका नट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया। ओके, व्हाट विल द लीस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू बाय इन मार्च, स्क्रू, नट्स और बोल्ट। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से हमें कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है वो बताओ आप, और जो लीस्ट एक्सपेंसिव है वो बताओ आप। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है
कि स्क्रू स्टार्टर में, हाँ तो पहले हम नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या है हमारे पास स्क्रूज़ हैं। ये पेन मार्क करना भूल जाता हूँ मैं। सो क्या हो गया यहाँ पे, स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट। ठीक है, गलत, या तो स्क्रूज़ के जो प्राइस है पहले मैं $1 पर केजी है, तो हम $100 लेके जा सकते हैं, या तो आप $1 भी लेको, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका डेसिमल्स में आएंगे। सो मैं 100 केजी लेके चलता हूँ कि हमने 100 केजी परचेज़ किया। कितना परचेज़ किया, 100 केजी लेके चल रहा हूँ मैं ये। तो $100 हो गए स्क्रू के प्राइस, और नट्स के भी $100 हो गए, और बोल्ट्स के भी क्या हो गए, $100 हो गए। अब कंडीशन ये आ रही है कि इसका 50% प्राइस बढ़ गया स्क्रूज़ का, तो कितना हो जाएगा ये 50% मीन्स अगर $100 है तो और 50 और बढ़ जाएगा, 50% यानी 50 सिंपल, तो 150 हो गया। और इसका कोई चेंज नहीं है, तो ये 100 ही रहा फर्स्ट केस में, केस 1। और ये कितना रहा बच्चों, ये 50 प्राइस घट गया, यानी ये 50 हो गया। ओके, अब सेकंड केस आता है। सेकंड केस में क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। सेकंड केस 2 जब क्रिएट हुआ, जो 28 फेब की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तो केस 2 में क्या बच्चा आया, केस 2 में जो 150 प्राइस थी किसकी, स्क्रू की, वो 50% डिक्रीज हो गई, यानी 150 का 50% क्या होगा, 75। और आई कैन से कि 150 का आधा क्या होता है, 75 होता है। तो $75 हो गई, कितनी डॉलर हो गई, $75। कितने, 100 केजी की, 1 केजी की नहीं, 100 केजी में रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ, $75 हो गई। और नट्स का स्टिल 100 ही होगा। और जो बोल्ट्स हैं हमारे, वो 50 था, तो लास्ट में क्या हुआ, 50% और बढ़ गया। तो 50 का 50% क्या बढ़ेगा बताओ, 50 रुपीज़ का 50% मतलब आधा क्या था, 25। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, 50 + 25, यानी कि 75 हो जाएगी वापस। तो मोस्ट एक्सपेंसिव क्या हुआ बच्चों, एट द ईयर ऑफ एंड अगर प्राइस कोई चेंज नहीं करता है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया हमारा ये 100, जो क्या है नट्स, इसकी प्राइस कभी चेंज नहीं हो रही है। सो मोस्ट एक्सपेंसिव हमारा नट्स हो गया, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। और लीस्ट एक्सपेंसिव हमारा ये बोल्ट हो गया, जो कि 75 हो गया, और साथ में स्क्रू भी 75। हालांकि केस 1 में स्क्रू हमारा सबसे महंगा था, जो कि 50% बढ़ गया था, बट जब केस 2 की बात करूँ तो केस 2 में आपका ये प्राइस जो 50% घट गया, दैट्स वाई स्क्रू और बोल्ट के प्राइस इक्वल हो गए। ओके, दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ क्वेश्चन 15 पे जल्दी से। ये सीक्वेंस दिया हुआ बेटा, ये आपका रीजनिंग का, आपको इसमें पैटर्न फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पैटर्न। लेट अस सी द पैटर्न, व्हाट आर द पैटर्न गिवन हियर। सो 2, 6, 12, 20, 30। तो पैटर्न क्या बेटा, पैटर्न सिंपल है, इसमें 1 × 1 1 आएगा +1। सेम यहाँ पैटर्न क्या होगा, 2 × 2 +2। यहाँ पैटर्न क्या आ रहा है, 3 × 3 +3। यहाँ पैटर्न क्या आ रहा है, 4 × 4 +4। यहाँ पैटर्न क्या आ रहा है, 5 × 5 +5। आप करके देख लो, 2 2 4, 4 + 2 6, 3 3 9, 3 + 3 9 + 3 12, 4 × 4 16, 16 + 4 20, 5 × 5 25 +5 30। सेम आइडिया नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा बच्चों, 6 × 6 36 +6 क्या आ जाएगा, 42। ओके, तो इस तरह से आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बात करूं अगर मैं, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, पर हम थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा,
हमें कौन सा समझना पड़ेगा, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन मेनली टाइम एंड वर्क का है। यस, टाइम एंड वर्क का है, जिसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ स्टैंड बाई में है तो 120 आवर्स चल रहा, सॉरी 210 आवर्स चल रहा है, और जो आपका बैटरी यूज़ हो रहा है एज अ कॉलिंग में, टॉक टाइम में, आपका 6 आवर्स चल रहा है। तो आपको बताना है कि जो एक टाइम पीरियड है, टाइम टी, जो कि हमें नहीं पता कि कितने टाइम तक चला, पर हमें ये दिखा रहा है कि आधे टाइम में बातें हो रही थी, टॉक टाइम फ़ोन कॉल पे चल रहा था, और आधे टाइम पे हमारा फ़ोन स्टैंड बाई में रखा हुआ था। तो हमें ये बताना है कि टोटल टाइम जर्नी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम टाइम एंड वर्क का जब हेल्प लेंगे, तो आपको एक वर्क है जो करना है, जो कि आपका बैटरी फुली डिस्चार्ज हो रही है, ये वर्क समझ के चलते हैं। और एक वर्क को करने के लिए अगर हम कॉल पे बात करें तो कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स लगता है। और अगर मोबाइल को टच नहीं कर रहे हैं, स्टैंड बाई में रखा हुआ है, तो उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है बैटरी ख़त्म करने में, तो आपका 210 आवर्स लग रहे हैं। तो मैं एक काम को करना है, आपको आधे टाइम में काम डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। लेट द टाइम बी टी, लेट करते हैं सॉल्व और थ्योरी थ्रू समझते हैं। लेट जो हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी बी टी। टोटल टाइम जर्नी क्या है बेटा, टी है, मैंने ये अज्यूम कर लिया। ओके, अब टोटल टाइम टर्निंग की जो दी हुई है, तो अब मैं ये निकालूंगा कि हाफ ऑफ टाइम कहाँ गया, स्टैंड बाई में हाफ ऑफ टाइम कहाँ गया उसमें, तो मैं T/2 करूँगा, जो कि आपका कहाँ गया, T/2, जो कि गया टॉक टाइम में, और T/2 और टाइम कहाँ गया, स्टैंड बाई मोड में, स्टैंड बाई। एक काम करना है, बैटरी को ख़त्म करना है, तो पूरे जर्नी में बैटरी ख़त्म हुई तो कितना टाइम कितना वर्क लगा, वर्क हुआ हमारा 1। और अगर मैं बात करूं कि 6 आवर्स में 6 आवर्स में एक काम हो रहा है, तो आपको पता है टाइम एंड वर्क पे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम 1/6 ले लेंगे, ये सुनो, उसी अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे इस पर। और 6 आवर्स 1 वर्क, 1 आवर में कितना वर्क होगा बेटा, 1/6 वर्क होंगे। सेम एज इट इज स्टैंड बाई मोड की बात करूँ अगर मैं, 210 आवर्स 1 वर्क, मतलब 1 वर्क क्या है, वही वर्क है बैटरी ख़त्म करना। तो 1 आवर में कितना वर्क हो जाएगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, कितनी बैटरी ख़त्म होगी, 1/210। तो अब हमें पता करना है कितने टाइम पूरा कम हुआ, तो 1 आवर का 1/6 और 1 आवर का 1/210, तो T/2 आवर्स, क्योंकि यहाँ T/2 आवर्स लगे हैं, T/2 आवर्स में कितना वर्क हो जाएगा बेटा, तो T/2 इंटू 1/6, और यहाँ पे T/2 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, T/2 आवर इक्वल टू T/2 इंटू 1/210, तो हमारा जो आता है वो T/12 आएगा एंड T/420 आएगा। अब बेटा ये जो क्या आया हमारा, ये काम T/12 आवर में आधा काम हुआ और T/12 आवर में इतना काम हुआ, टोटल हमारा क्या काम है, 1 काम है। तो हमने इसको ऐड कर दिया, क्या कर दिया लास्ट में, हमने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि इतने टाइम तक टोटल टाइम हमें पता नहीं, टोटल टाइम पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितना वर्क कितने देर में हुआ। तो हमने इसको सॉल्व किया सिंपली, ऐड करने के बाद T/2 T/12 प्लस T/420, एलसीएम ले लो आप बेटा, 420 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 12 3 और ये आपका 12 3 36 और 5 35T प्लस 1T यानी 36T इज इक्वल बाई 420 इज इक्वल टू 1। ये दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है हमारा, 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है। सो आई कैन से
कि t इज इक्वल टू 420 अपॉन 36, 636, 6 7 जा 70 बाई ये, और ये 35, 235 जा, और ये 2 3 जा 35/3 आ रहा है मेरा टाइम। 35/3 क्या? 35/3 आवर्स। तो 35/3 को और मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा? 3 11 2/3 आ रहा है। ओके, 33 35/3। अब 11 आवर्स और 2/3 मिनट्स। अब इसको कन्वर्ट करना अगर आप जानते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 11 आवर्स एंड 2/3 को पहले आप 2/3 कितना मिनट्स हो जाएंगे? इंटू 60 करो इसको आप, 3 2 ज़ा 20, इसको टू मतलब 40 मिनट्स हो जाएगा। या तो आंसर क्या? 11 आवर्स 40 मिनट्स में आपका ये पूरा टोटल जर्नी रही। ओके, अब उससे आप डिवाइड करोगे, आपका वर्क आ जाएगा कितना वर्क उससे हुआ, मतलब ये टॉक टाइम से कितना वर्क हुआ, और कितनी बैटरी खत्म हुई, और आपका स्टैंड बाई मोड से कितनी बैटरी खत्म हुई। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा कितनी लंबी जर्नी थी, सो 11 आवर्स 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन नंबर 17। या The diagonals of a parallelogram are length of 24 and 10 and perpendicular to each other. वे डायगोनल परपेंडिकुलर कब होते हैं? अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस के केस में होते हैं, इट मीन्स ये रोम्बस का क्वेश्चन है। और रोम्बस के जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपस में बाइसेक्ट भी हो रहे होंगे। सो लेट अस ड्रॉ अ रोम्बस सिंपलर। या सॉरी, इसको स्ट्रेट, ओहो स्ट्रेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली पेन टैब ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, दैट्स वाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपका एक रोम्बस मैंने बना दिया और अप्रॉक्स, ठीक है। इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये रोम्बस बहुत ही ख़राब बनाया मैंने वैसे तो। ये सिंपली मैं इसको रब कर देता हूँ और बॉक्स की हेल्प से बनाता हूँ। ये रोम्बस लेता भी अगर मैं, और मैंने यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, ओके, जाके आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कोई भी डायमेंशन ले सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे डायमेंशन ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये भी सही नहीं है, तो मैं मेनली आपको अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्या कुछ सिंपल ऐसा ड्रॉ कर दिया एक लाइन, और ये आपका एक और। चलिए अज्यूम कर लो आप ये रोम्बस है, ओके, लग तो नहीं रहा बट स्टिल आप इसको अज्यूम करिए। और जो डायगोनल ऑफ इसको मैं लेके चलता हूँ कि जो डायगोनल्स की लेंथ है, एक मैंने डायगोनल बड़ा बनाया हुआ है, एक छोटा बनाया हुआ है, तो एक 24 है और 10 है। तो बच्चों इसको सिंपली हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो 24 वाला है उसका जो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ऊपर वाला कंसिडर ले सकता हूँ मैं 12,
और नीचे वाले लिख सकता हूँ बेस 10 सॉरी 5 बिकॉज अगर ये जो पूरा डायगोनल ऑफ 10 है तो ये हाफ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 12 और 5 लेके चलते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या आ जाएगा, ये साइड 13 आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या हुआ, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के साइड्स आ गए हमारे 13 13 और ये 13। क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट कंडीशन ये होती है स्क्वायर से डिफरेंट कि ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है रोम्बस में। तो हमारे 13 और 12 5 ही आ गया। अब इसके अंदर आपको एरिया निकालना है तो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही है रोम्बस का, हाफ d1 इंटू d2। सो हाफ d1 क्या है हमारा 24 और d2 क्या हमारा 10। सो 2 12 आ जाएगा आंसर क्या 120। यहाँ पे सेंटीमीटर वाला नहीं लिखा हुआ है इसलिए यूनिट स्क्वायर कर दो आप सिंपली इसको, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया आ गया। थोड़ा रोम्बस आने टाइम लग गया बिकॉज पेंटाप से इतना यूजुअल हूँ नहीं मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ डायग्राम आपको। ये तो इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये दिख रहा है कि ये जो एक ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करें, कौन सा ट्रायंगल, B, जिसमें मार्क कर रहा हूँ अभी, इन ट्रायंगल BMC। ये ट्रायंगल जो BMC है इसको हम कंसिडर करें तो इसमें क्या हो रहा है, BM इज इक्वल टू BC। सो मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल BMC आएगा वो इक्वल होगा एंगल BCM के, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। हिसाब ये देखो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, यही एंगल होगी। ऐसा नो, तो या तो हम इस ट्रायंगल को देखा जाए ABM का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें तो तुरंत इजली आ जाएगा आंसर, या तो आप इस ट्रायंगल को लेकर के इस एंगल लो आप। अगर आप इस एंगल को निकालोगे तो क्या आएगा, ये एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 25 डिग्री, इसको मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ, चलो शॉर्ट में करने के लिए y मान ले रहा हूँ मैं। तो y प्लस 25 प्लस 45, ठीक है। 25 प्लस 45 कितना होता है बच्चों, 45 50 70 होता है। तो y इक्वल टू वाई प्लस 70 इक्वल टू 12 कितना आएगा सम, 180 डिग्री के इक्वल आएगा एंगल। देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो y इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास 110। तो बच्चों अगर ये 110 आ रहा है y, तो ये क्या आएगा 70 डिग्री आएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अगर ये 110 है तो ये आपको 70 डिग्री है, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन अगर बात करूँ, स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो अगर आपका ये y है, ठीक है, जो कि आप y तो ये नहीं होगा क्योंकि आपका एंगल छोटा दिख रहा है ये। अगर मैं लेके चलता हूँ ये आपका 110 डिग्री है बेटा, तो आपका ये 70 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों का सम मिला के 180 डिग्री ही होगा। तो ये 70 डिग्री आ गया। तो अब आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो आप, मैंने बता ही दिया आपको, BMC इक्वल टू BCM, और BMC अगर 70 है तो BCM भी 70 डिग्री ही होगा। तो x इक्वल टू 70 डिग्री। ज़्यादा समझने की ज़्यादा प्रॉब्लम या उसको ज़्यादा हार्ड समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईजी क्वेश्चन है ये। 25 प्लस 45 कितना आएगा 70। तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीधे 70 लिख सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप 110 निकालो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का आपको मैथ्स में आपने ट्रायंगल में पढ़ा है, तो जो ट्रायंगल ABM है उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 25 प्लस 40 70 डिग्री आ जाएगा एंगल BMC, और वही इक्वल होगा x के, जो कहता है कि दोनों साइड इक्वल हैं अगर ट्रायंगल के तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो छोटा कर लें।
क्वेश्चन नेक्स्ट इज दैट इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। अभी मिड पॉइंट की एक प्रॉपर्टी अलग से होती है जो हमें समझनी होगी। क्वेश्चन को जूम करूँ अगर मैं, अगर ये एम मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है, आप देखो स्क्रीन में, अगर एम मिड पॉइंट है, ए एम इक्वल टू एम सी अगर दिया हुआ है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ से अगर ये कोई लाइन ड्रॉ होती है तो ये लाइन भी इक्वल होगी इस ए एम एम सी और बी एम, ये तीनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है बेटा जी, ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू बी एम। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ इट, then it will divide and a line is drawn from B to M that will be equal to AM MC. okay, AMC बोलो या CM बोलो, both are same only। आप AM बोलो या MA बोलो, क्योंकि लाइन को आप डिनोट कर रहे हो तो आप ऊपर से ले सकते हो तो नीचे से ले सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। सो AM इक्वल टू MC इक्वल टू BC हो गया। ओके, तो ये आपका तीनों इक्वल टू XC हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें ये देखना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 है और ये 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो पहले। तो आप एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है हमारा बेटा 6, 36, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 8 का स्क्वायर 64, इक्वल टू 10, 100 आएगा। तो एच क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 10 का स्क्वायर होता है, तो h आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो हाइट अगर 10 आ गई बेटा जी, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 5, ये 5 और x भी 5, देयरफॉर x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यूनिट जो भी दिया हो आप क्वेश्चन में देख लो, यूनिट क्या दी हुई है, ओहो ये मार्क हो रहा है गलत। सो यूनिट नहीं दी हुई, तो आप यूनिट जो भी दिया हो या तो आप क्वेश्चन में से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 5 यूनिट, जो भी यूनिट हो डजंट मैटर, आप इसको बाद में शो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। मैं देखा है बहुत से लोग इसका क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, तो आज पहले मैं इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। ओके, क्वेश्चन 20 का डायग्राम अगर जूम कर रहा हूँ मैं, आप देखिएगा ध्यान से, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, पर आप देखिए BD एक लाइन दी हुई है, छोटा सा पतला सा लाइन दिया हुआ है, यू कैन सी BD। तब BD देख रहे हो यहाँ पे, जो एक लाइन स्ट्रेट दिया हुआ है। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ड्रॉ करूँगा इसी में, आप देखिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है और आई कैन से एक टॉपिक है जो हमने एक्चुअल में क्लास 9, 10 में ही पढ़ते हैं, उससे पहले तो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बहुत हमारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। ये इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्मूला, इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज देता हूँ आपको। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर लूँ अच्छे से, तो इसके लिए मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ कुछ डायग्राम के थ्रू। या टाइम लग रहा है पर ध्यान से देखते जाओ। ये रहा, सर्कल का यहाँ से फॉर्मेशन कैसे होगा, ये चलिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ से, ये गलत बन गया, कट करो यहाँ से। यहाँ बनाया मैंने सर्कल एक, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया बच्चों। ओके, अब इस सर्कल से अगर मैं 2 लाइन पास करता भी हूँ, जो कि आप देख लो, देखो ऐसा मैंने बोला कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, कि एक ड्रॉ की यहाँ से यहाँ पे और एक ड्रॉ की, अच्छा ये हो गया यहाँ पे, और एक ड्रॉ की मैंने ऐसे यहाँ पे। ओके,
ये जो लाइन ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ पे, तो आप एक देख सकते हो कि इसका सेंटर मैंने नोट नहीं किया अभी तक। ओके, तो अब मैं सेंटर नोट करता हूँ कि ये रहा सेंटर इसका, मान लो ये क्या रहा, सेंटर। तो ये जो है इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मार्क कर लिया है ये चीज़ कि अगर दो लाइंस यहाँ भी दिए हुए हैं ऐसे, अगर ऐसे और ऐसे, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई अगर आप आर्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है। आर्क, सभी गलती यहीं पे कर रहे हैं कि अगर आर्क दिया हुआ है तो वो गलत कर दे रहे हैं। अगर ये आर्क दिया हुआ है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, अगर ये आर्क दिया हुआ है, मेरा आर्क कितना दिया हुआ है, ये सॉरी ये आर्क कितना दिया हुआ है, मैं लेके चलता हूँ 120 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आर्क, 120। अगर कहीं पे दिया हुआ है आर्क ए बी इक्वल टू 120, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप। अगर ये आर्क दिया हुआ है 120, आर्क ए बी इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है आर्क ए बी इक्वल टू 120, इट मीन्स दैट कि जो भी 120 डिग्री, ये जो 120 डिग्री है, ज़रूरी नहीं है कहीं और से हो, ये आपका सेंटर से एंगल सबटेंड कर रहा है। कहाँ सबटेंड कर रहा है, ये सेंटर से। इट मीन्स कि जो आपका आर्क दे रहा है वो आर्क आपके सेंटर से लाई कर रहा है 120 डिग्री। सेंटर से दो लाइन सेगमेंट है, जो दो रेडियस हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, और अगर ये आर्क है पूरा आपका, ये पूरा अगर आर्क बन रहा है तो ये आपका सेंटर से आपका 120 डिग्री है। बहुत से लोग यही चीज़ गलत कर रहे हैं, जो कॉर्ड में कट कर दे रहे हैं या फिर अलग आगे सेकेंड में कट कर रहे हैं, वो चीज़ें गलत है। आपका सेंटर से ही सबटेंड कर रहा है एंगल 120 डिग्री, कहीं और इसको आप मत ले जाइए, सेंटर से कर रहा है। इट मीन्स कि जो आर्क होगी ये क्या होगी यहाँ पे, 120 डिग्री। और इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्मूला ये कहता है बेटा जी कि सेंटर से अगर ये ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और फिर आपका दो कॉर्ड जो मीट हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर सेम सेंटर के सीक्वेंस से मिले हुए हैं, तो ये आपका 120 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 60 हो जाएगा ये। ओके, ये इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्मूला है बेटा। अगर ये सेंटर से ऐसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है समहाउ, तो ये इसका आंसर ये होगा, कुछ और आंसर इसका नहीं होगा। तो 120 डिग्री का हाफ 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर आर्क ए बी दिया हुआ 120 डिग्री का, इस मीन्स को सेंटर से एंगल बना रहा है 120 डिग्री। ओके, यही आप डिटेल में कहना यही था मेरा कि अगर आर्क वैसा दिया हुआ है तो सेंटर से बना रहा है। अब मैं ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो थोड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। थोड़ा और जूम कर लेते हैं या। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अगर कोई चीज़ दी हुई है, सेंटर दिया नहीं हमें ये दिया हुआ लाइन कट क्रॉस कर रही है, और हमें ये पता है कि एक लाइन है जो दो लाइन जा रही है बाहर, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं, ये बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ कट कर रहे हैं और x डिग्री पूछ रहे हैं मुझसे। पर बेटा जी मुझे ये पता है कि ये आर्क कितना है, ये आर्क कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या आर्क है, एक बार क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन दिमाग से निकल रहा है। आर्क कौन सा आर्क है, ये ए बी 120 डिग्री दिया हुआ है, और आर्क सी डी दिया हुआ है 30 डिग्री है। चलिए आइए करते हैं फिर, क्वेश्चन इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा हमसे। अगर ये दिया हुआ है आर्क कितना, पेन मार्क कर लो, 120 डिग्री, ये आर्क 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बेटा जी ये एंगल सेंटर से 120 डिग्री होगा। अगर सेंटर यहाँ मान के चलता है, कहीं मान के चलो मैं, तो ये 120 डिग्री सेंटर से होगा। ओके, या फिर यही लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 120 डिग्री सेंटर से होगा। ओके, अब कंडीशन ये कहता है कि अगर 120 डिग्री ऐसे दिया हुआ है तो आपका ये जो होगा, तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट नीचे एग्जाम्पल इसी दिया मैंने कि अगर 120 डिग्री दिया, कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 50% हाफ हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ये सेम अगर यही फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करूँ, तो ये अगर आपका दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री, तो ये कितना एंगल हो जाएगा कंप्लीट, ये बच्चों आपका हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि वही स्ट्रेट एंगल फार्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। 180 - 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा।
अभी 120 डिग्री और ये 50 लिख दिया मैंने, 15 डिग्री होगा ये, या क्योंकि 30 का हाफ क्या होगा, 15 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये 120 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये x डिग्री, ओके। इस ट्रायंगल में, अगर मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। गलत हो गया, इस ट्रायंगल से लेकर बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल सही से नहीं पड़ रही, ये ट्रायंगल, ओके। तो क्या क्या हो गया इसमें, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है टोटल 120 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो आप बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, ये हमारा कितना है, 135 डिग्री प्लस x, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है हमारा। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 180 में से 135 चला गया, कितना बचा, 45 डिग्री बच गया हमारा। सो दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री। अब इसके आगे चलकर फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं फॉर्मूले वाइज, पर आप बेसिक तरीके से कैसे समझ सकते हो, जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको नीचे जो एग्जांपल दिया है ये बहुत इजी टर्म है। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस मिलता है, दो कॉर्ड मिल रहे हैं और अलग हो रहे हैं और आर्क 120 डिग्री दे रहा है, इट मीन्स कि जो कॉर्नर्स होंगे, जो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहेंगे, वो 50% हाफ हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, जो आप देख सकते हो। अब मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो मैंने 60 सीधे 120 का क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ करके 60 लिख दिया। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखो, ये वाला हाफ कर दिया, इसको 60 डिग्री लिख दिया मैंने सीधे सीधे, और इसको 30 डिग्री था तो इसका हाफ करके यहाँ पे 15 कर दिया मैंने। अब ये 15, ये 60, ये 120, तो 180 माइनस 60, तो 120 और प्लस 15 प्लस x, हमारा x 45 डिग्री आ रहा है। ओके, क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। एंड स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन 720 ऑलमोस्ट नहीं 100% सही हैं, तो आप कोई डाउट मत रखना। बाकी और लोगों से बोलूँगा, जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप इसको मोर एंड मोर स्टूडेंट्स में शेयर करो, जो कि एग्ज़ाम दे करके आए हैं या नेक्स्ट एग्जाम देना चाह रहे हैं। और स्टूडेंट्स हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारे न्यू बैचेस आरएमसी के स्टार्ट हो चुके हैं, आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पार्ट भी बचा हुआ है, बट इस वीडियो में क्योंकि मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब पेज स्टार्ट पढ़ाना आप लोगों को, तो नेक्स्ट मैं शाम तक आप लोग ट्राई करूँगा कि पार्ट अपलोड कर सकूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। जो भी क्वेश्चन में डाउट्स हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और फर्दर हम कनेक्टेड होते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।